आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक स्पाई मास्टर को कोर्ट मार्शल का सामना। जनवरी 2017 से अप्रैल 2019 तक आईएसआई में डीजीसी और 16 जून 2019 से 19 नवंबर 2021 के दौरान बतौर डीजीआईएसआई खिदमात सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साबिक डीजीआईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक डीजीआईएसआई को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस करार दिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुंचाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुर्तकिब भी करार दिया गया है। साबिक डीजीआईएसआई पे सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब भी करार दिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक तफ्तीश भी जारी है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाकयात में 9 में से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने वाज़ेह कर दिया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जाएंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, अंदर की खबर क्या है। हमारे साथ पाक फौज के शोबा कानून यानी कि जैक ब्रांच से ताल्लुक रखने वाले कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम मौजूद हैं। इनाम रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट में फर्क बता दीजिएगा, एज मिलिट्री कोर्ट्स डोंट एग्जिस्ट एज वी स्पीक। आर्मी के अंदर अपना एक सिस्टम है जो रेगुलर चलता रहता है, जिसको एफजीसीएम कहते हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। जब आर्मी के अंदर कोई भी लोग जो सर्व कर रहे होते हैं अगर कोई जुर्म करते हैं तो कन्वीनिंग अथॉरिटी जो है उस इलाके की, जो फॉर्मेशन कमांडर होते हैं, वो कोर्ट बना लेते हैं और उस कोर्ट को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स तो आम बनाई जाती हैं, जैसे ये 9 मई वाले के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स बनाएगी सिविलियन का, जिसमें ट्रायल हुआ। लेकिन ये एफजीसीएम फौज का अपना एक सिस्टम है जो जहां भी कोई जुर्म होता है, कोई अफसर जुर्म करता है या कोई सिपाही जुर्म करता है, तो कीपिंग इन व्यू दी सेंटेंस। देखें ना, फौज में 3 किस्म की कोर्ट्स हैं। एक समरी कोर्ट मार्शल है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल है, एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है। समरी कोर्ट मार्शल जो है वो 1 साल तक की सजा दे सकता है, लेकिन वो आमतौर पर सिपाही और हवालदार तक के लिए बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल जो है वो 2 साल तक की सजा दे सकता है, और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो सजाए मौत भी दे सकता है। तो जो भी कन्वीनिंग अथॉरिटी हैं या फॉर्मेशन कमांडर जिनकी फॉर्मेशन में कोई जुर्म होता है, वो इस कोर्ट को कन्वीन करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली चार्जशीट दी जाती है और उसका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल का तरीकाकार वही है जो हमारी आम अदालतों के अंदर। इधर मुमकिन सजाए मौत हम देख रहे हैं, लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का लीगल स्टेटस क्या है कर्नल साहब? जब ये रिटायर हो गए तो इज ही स्टिल अंडर द मिलिट्री लॉ फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट या सिविलियन है ये? असल में नहीं, एज ए मिलिट्री अफसर ही होगा इनका, क्योंकि ये रिटायर्ड हैं। लेकिन इनके ऊपर एक एम्बार्गो ये था कि ये सेंसिटिव अपॉइंटमेंट से रिटायर हुए थे, तो 5 साल तक ये किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वैसे तो कोई भी अफसर है 6 महीने वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट होता है रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा तो 2 साल तक वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता। और ये क्योंकि सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थी तो 5 साल तक के लिए हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो बिफोर वो 5 साल खत्म होने से पहले ही वाज इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, आल्सो मैसेजिंग कर रहे थे, राब्तों में थे बहुत से लोगों के साथ, जो सियासी तौर पर इनको नहीं होना चाहिए था। इनको 5 साल का पीरियड गुजारना चाहिए था। एक तो ये वजह बन गई, और सेकंड सीक्रेट एक्ट जो है, इनके पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे और सीक्रेट एक्ट इन पे लग गया, क्योंकि आर्मी में हर अफसर जो है वो हर महीने एक सर्टिफिकेट साइन करता है कि आई हैव गॉन थ्रू द सीक्रेट एक्ट एंड आई विल अबाइड बाय। तो ये तो डीजीआईएसआई थे, इनके पास तो सारे अफसरों के सर्टिफिकेट भी आते थे कि हम सारे फॉलो कर रहे हैं जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हिमसेल्फ वाज नॉट फॉलोइंग, ही हैड लॉट ऑफ सीक्रेट डाटा विद हिम इन पर्सनल कंप्यूटर, जो हमें पता चला। और उसके बाद वो तीसरा केस था मलिक वो मुईद खान वाला, वहां से भी इन्होंने जो काम किया वो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर को इस तरह का ऑपरेशन करें और लोगों को इलीगल आप कह रहे हैं लॉस पहुंचाएं।
ये वो जुर्म था जो रिटायरमेंट के बाद भी अगर ट्रेस आउट हो जाए तो ये टाइम बार नहीं होता। जैसे ही फौज को पता चला, उसकी कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में आई और चीफ जस्टिस साहब ने, बल्कि पूरी दुनिया ने सुनी, लाइव हियरिंग थी उसकी, उन्होंने रेफर कर दिया केस डिफेंस मिनिस्ट्री को कि इस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करें। तो नेचुरली फिर आर्मी के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम। उनने बाकायदा इंक्वायरी की, उन तमाम विटनेसेस की स्टेटमेंट लिखी गई। फिर आर्मी में प्रोसीजर ये होता है कि समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें मुल्ज़म की मौजूदगी में रिकॉर्ड होती है और तमाम विटनेसेस अपनी एविडेंस पेश करते हैं। उसके बाद उस एविडेंस को देखकर चार्जशीट बनाई जाती है, जो अभी इनको दे दी गई है कि ये आपकी चार्जशीट है। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये अपना काउंसिल एंगेज कर सकते हैं, कोर्ट में उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, जो वो विटनेस लेकर आएंगे ये उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, एंड के ऊपर अपना डिफेंस भी पेश कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होगा और अभी ये चलेगा प्रोसेस में। जैसे ISPR ने आज बताया कि हमने उसको चार्जशीट दे दी है और ट्रायल हैज कमेंस्ड। देखा जाए तो कानून की निगाह में अब ट्रायल शुरू हो चुका है। इनाम नईम साहब, मैं समझने से कासिर हूं, ISPR ने चार्जशीट पे क्यों प्रेस रिलीज आज निकाली है जब इंडाइटमेंट ही नहीं हुई? एक्चुअली उनने डायरेक्ट चार्जशीट नहीं उनने शेयर की, एक्चुअली उनने क्रक्स ऑफ दी, जो इनके खिलाफ जुराइम है इनके, उसका क्रक्स दिया है कि इनके पास ऊपर सीक्रेट एक्ट का भी चार्ज है। वो मेरा ख्याल है वो खुद ही शेयर करेंगे, जब वो अपने काउंसिल से शेयर करेंगे चार्जशीट वगैरह और समरी ऑफ एविडेंस, तो वो फिर मेरा ख्याल है पूरी चार्जशीट भी मीडिया में आ जाएगी विद इन डे आर सो। अब तो उन्होंने एक जनरल बताया कि इनके ऊपर ये मेन जो चार्जेस हैं वो ये हैं, बाकी जो एग्जैक्ट चार्जशीट है कि इन्होंने ये जो जुर्म किया है, वो मेरा ख्याल है जब वो अपने काउंसिल से मिलेंगे, उनको कॉपी देंगे, तो उस जरिए से फिर मीडिया में भी आ जाएगी। और कर्नल साहब ये समझाइएगा, ये मिलिट्री ट्रायल अमूमन तो अरेस्ट के बाद सिविल कोर्ट चार्ज फ्रेम होता है बाय अ मजिस्ट्रेट और अ सिविल जज, एंड देन द मिलिट्री टेक्स ओवर, रिक्वेस्ट करती है जब मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर दे। मिलिट्री कैन ओनली अरेस्ट एन एक्यूज पर्सन, चार्ज अंडर द लॉ सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट ही कर सकता है। तो ये फरमाई दीजिएगा कि इधर क्या अप्लाई हो रहा है एग्जैक्टली? सिविल में इसी तरह होता है, कोर्ट में आप पेश होते हैं और जज जो है वो चार्ज फ्रेम करता है। आर्मी में इस तरह नहीं होता। आर्मी में पूरी लीगल ब्रांच होती है जिसके पास सारी एविडेंस जाती है। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है आर्मी की, जिसका काम है कि एविडेंस को देखकर वो चार्ज फ्रेम करते हैं और उस चार्ज के ऊपर कन्वीनिंग अथॉरिटी फिर कोर्ट कन्वीन करती है और उसके ऊपर फिर कोर्ट बनती है और कोर्ट आगे उसी चार्ज पर प्रोसीड करती है। क्योंकि आर्मी में जो लोग होते हैं वो को बराह रास्त जुडिशरी से नहीं आए होते, उनके पास नॉर्मली वर्किंग नॉलेज होता है आर्मी का ही, तो उसके लिए दे हैव अ सेपरेट जैग डिपार्टमेंट जिसमें लॉ क्वालिफाइड अफसर होते हैं, ये उनका काम होता है। आप बार बार यही कह रहे हैं ही इज नॉट कंसिडर्ड अ सिविलियन। आपके केस में भी मुझे याद है जज वकास रऊफ थे पिंडी बेंच के, इनाम रहीम साहब, एक्यूज कैसे अरेस्ट कर लिया ये सवाल उठा रहे थे तब। ओनली अ मजिस्ट्रेट कैन डिक्लेयर हिम एन एक्यूज्ड। और फिर आप ये जानते हैं कि दीगर केसेस भी ऑन रिकॉर्ड हैं, ब्रिगेडियर FBLE केस 1975। आपकी बात दुरुस्त है। मेरे वाले में इशू ये था कि किसी भी सिविलियन को आप आर्मी अरेस्ट नहीं कर सकती। हाँ। आर्मी के पास इख्तियार ही नहीं है अरेस्ट करने का। मैं तो 2007 में रिटायर हो गया था। आई हैड नो बिजनेस विद द आर्मी। आई वाज रिजाइडिंग इन माय हाउस, दे रेडेड माय हाउस और मेरे से कोई चीज भी बरामद नहीं हुई वहां। उन्होंने और जई जब जस्टिस वकार साहब के पास वो केस आया, वकास साहब के पास, तो उन्होंने यही सवाल किया कि आप आर्मी उस सूरत में अरेस्ट कर सकती है सिविलियन को इफ ही एंटर इनटू अ प्रोहिबिटेड प्लेस, और उस प्रोहिबिटेड प्लेस में आए तो आर्मी अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट करके वो सिविल के हवाले करेगी इफ इज अ सिविलियन। तो ये तो अभी तक उस 5 साल वाला जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर अभी भी फॉल करते थे। विद इन 5 इयर्स वाला जो इनके ऊपर था कि ये 5 साल तक किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शरीक नहीं हो सकते थे। तो ही वाज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ। और सेकंड, मैंने अपनी सर्विस में कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था जिस पर ये मुझे गिरफ्तार करते। इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान वो एक डकैती की, वो जो मुइज खान के घर पे जो रेड किया इन्होंने, वहां से 400 तोला सोना जो उनकी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में आई वो ले गए वहां से। ये सेक्शन 40 का ऑफेंस है, ये भी टाइम बार नहीं होता। वेन एवर दी मैटर वुड बी रिपोर्टेड, अगर आपने किसी सर्विसमैन को या किसी सिविलियन के भी माल को नुकसान पहुंचाया है या असासे को मिस यूज किया है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, तो ये टाइम बार नहीं होता। यू विल बी रिकॉल्ड। आर्मी एक्ट कहता है कि आप सेक्शन 92 के तहत उसको रिकॉल करेंगे एंड लिखा जाएगा कि ये ड्यूरिंग सर्विस इन्होंने ये ऑफेंस किया एंड आर्मी हैज द अथॉरिटी टू कंडक्ट दिस ट्रायल। मेरे जो केस था उसमें दोनों चीजें नहीं थी। नीदर देयर वाज एनी एलिगेशन अगेंस्ट मी ड्यूरिंग सर्विस,
सेकंड, मेरे से कोई सीक्रेट मटेरियल भी बरामद नहीं हुआ। तो एविडेंस में सिर्फ कन्फेशंस हैं कर्नल साहब, या और भी सबूत सामने आएंगे? क्योंकि कन्फेशन अंडर ड्यूरेस उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वॉलंटरी कन्फेशन की तो वुक्कत है। इधर केस भी बहुत अनोखी नौयत के हैं। इधर जज मिलिट्री ऑफिसर होंगे, कोई रिटन जजमेंट सामने आएगी या रीजनिंग सामने आएगी, या सिर्फ ये बताया जाएगा गिल्टी और नॉट गिल्टी? नहीं, इनके खिलाफ जो एविडेंस है ना, देयर इज अनफ एविडेंस अगेन के खिलाफ। वो मुइज साहब जो हैं वो भी विटनेस हैं, उसके अलावा इनसे जो चीजें रिकवर हुई हैं वो सारी बतौर एविडेंस पेश की जाएंगी, और वो एविडेंस सारी इनको दिखाई गई है कि इनको ये राइट भी दिया गया है समरी ऑफ एविडेंस के दौरान कि ये क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं। इनकी कन्फेशन के ऊपर कोई सजा नहीं होगी। और वो बड़ा वीक केस होता है वो ट्रायल। हमने उनको चैलेंज किया उन तमाम ट्रायल को जिसमें सिंपल कन्फेशन होती है, इट हैज नो लीगल वैल्यू। इफ आई एम इन द कस्टडी तो आप जो मर्जी मुझसे कन्फेशन ले लें। तो इनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड हुई है। कोई डजन के करीब गालबन दर्जन से भी ज्यादा विटनेसेस हैं जिन्होंने इनके खिलाफ आके एविडेंस दी है, और डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं इनके अपने हाथ की लिखी हुई जो उन्होंने पेश की हैं जहां तक हमें पता चला। तो उसके ऊपर जाहिर है ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट नेचर का है, वो मीडिया में भी आएगा। हो सकता है बाद में ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज करें, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई ऐसा लूप होल होगा। दे विल टेक केयर ऑफ इट। दैट्स व्हाई देखें ना कितना टाइम लगा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की। दे एंश्योर्ड कि एवरीथिंग। अभी एक और चीज आ गई है, पहले वो नहीं थी। पहले कई चीजें वायलेट हो जाती थी। जब से आर्टिकल 10A आया है जिसके अंदर ये आ गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रायल और फेयर राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया जाए, तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस जो आर्मी एक्ट में दिया गया वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया इस केस के अंदर। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, जहां तक हमें बताया गया लोगों ने, जो हमारे दोस्त वहां डील कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमने पूरा प्रोसेस इनको दिया है, और हर विटनेस जो इनके खिलाफ आई है वो इनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड की गई है समरी ऑफ एविडेंस के अंदर। उसके बाद वो चार्जशीट बनी है। अब इनको फेयर चांस दिया जाएगा ताकि अपने वकील के जरिए क्रॉस एग्जामिन करें उन विटनेसेस को, और उसके बाद कोर्ट सारी विटनेस एग्जामिन करने के बाद फिर इनको इनके बारे में कोई फैसला देगी वेदर ही इज गिल्टी और कर्नल साहब, आप तो रोज केसेस लड़ते हैं, कन्विक्शंस हासिल करते हैं। सर, ये अपील की बात आप क्या कर रहे हैं? फैज हमीद साहब की अपील तो FGCM कन्विक्शन के बाद जो है वो अपील तो मिलिट्री ऑफिशियल के सामने ही की जाती है, हाई कोर्ट को तो नहीं की जाती। देयर इज वेरी लिमिटेड ग्राउंड में भी अंडर 199 या रिट ज्यूरिसडिक्शन दैट कह सकते हैं वो माय फंडामेंटल राइट हैज बीन ब्रीच्ड। मगर देन अगेन सर, ये इतना लिमिटेड ग्राउंड है। कहने का मकसद मेरा ये, अगर ये कन्विक्ट हो गए, ही इज रोस्टेड, ही इज अ डन डील। असल में होता यह है कि पहला जो राइट है, राइट ऑफ अपील, वो तो आर्मी के पास ही है। ये आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में ही जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये समझते हैं, क्योंकि राइट जो कोर्ट ऑफ अपील होती है वो जजमेंट लिखती है बाकायदा। जो हमारे यहाँ आर्मी कोर्ट है, FGCM है, वो सिंपल लिखता है गिल्टी या नॉट गिल्टी, और गिल्टी की सूरत में वो आगे सेंटेंस लिख देता है, कोई रीजनिंग नहीं दी होती। लेकिन जब आप इसको चैलेंज करते हैं कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, तो कोर्ट ऑफ अपील इज बाउंड टू राइट द जजमेंट। कोर्ट ऑफ अपील जजमेंट बाकायदा लिखती है कि ये एविडेंस है इनके खिलाफ, और ये वो ग्राउंड्स हैं जिस पर हमने वी हैव फाउंड हिम गिल्टी। और ये एविडेंस फिर आप समझते हैं कि इस एविडेंस पे मुझे गिल्टी नहीं किया जा सकता था, तो देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। हम देयर आर नंबर ऑफ केसेस, हम हाई कोर्ट में गए हैं जिसके अंदर हमने ये साबित किया कि ये ट्रायल गैर कानूनी था, या राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, या मुझे अपना विटनेस नहीं लाने दिया गया, मुझे अपना डिफेंस नहीं लाने दिया गया। तो ये वो मेजर ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कोर्ट है दी राइट। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को हमने कई केस चैलेंज किए हैं जिसमें काउंसिल नहीं दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इनको काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस देना है। साहब, चार्जेस बड़े संगीन हैं। तंसीबात पे हमले और 9 मई का भी हवाला दे दिया गया इस प्रेस रिलीज में। ऑफ कोर्स क्वेश्चन इज हु इज द बेनिफिशियरी। ये अकेले तो फैज हमीद ने सब कुछ नहीं किया होगा ना सर। किधर अटैक करना है, कौन कौन सी तंसीबात को साइमल्टेनियसली अटैक करना है। इन हिज स्टेटमेंट्स अगर उन्होंने ये कहा हो हाइपोथेटिकली कि मैंने ये सब कुछ इमरान खान के कहने पे किया, ऐसे बयान को लेकर अब इमरान खान कटहरे में आ सकता है? अभी तक तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि वो तो पता, इन्होंने कोई ऐसा बयान फिलहाल नहीं दिया। अच्छा, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन बाकी एविडेंस का मेरे उसका आइडिया नहीं है कि जो बाकी एविडेंस इनके खिलाफ आती है वो क्या एक्सप्लोड होता है इनके खिलाफ, वो एविडेंस क्या कहती है। और जाहिर है इनका काउंसिल होगा, ही हैड अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन हिम, एवरीथिंग विल बी क्रॉस एग्जामिन, रिकॉर्ड पर आ जाएगी। कोई चीज इस केस में सीक्रेट नहीं हो सकती कि पता ही न चले। इन्होंने कोई ऐसा बयान, जहां तक मेरा नॉलेज है, इन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन देखें ना, ट्रायल के दौरान कई चीजें नई आ जाती हैं, कई विटनेसेस आ जाते हैं, कोई डिटेल आती है, क्रॉस एग्जामिन में कोई नई चीज आ जाती है।
तो उसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। सर, आप जितनी ट्रांसपेरेंसी का दावा कर रहे हैं, ये तो इमरान खान कह रहा था कि मीडिया को बैठा के ओपन ट्रायल करो, आप बिल्कुल ओपन ट्रायल का खाका इधर पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली अगेन अगर ये ऐसा बयान दे देते हैं फैज हमीद के इमरान खान की ईमा पे किया था, एक को एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट को दूसरे एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? बिकॉज़ ये नॉर्मल अदालतों में तो नहीं हो सकता सर, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या यहां हो सकता है? असल में होता यह है कि अगर ये कोई ऐसी स्टेटमेंट दे भी दें किसी स्टेज पे, तो ये जो कोर्ट है ना, ये तो इन्हीं का ही ट्रायल करेगी। उसके लिए फिर दोबारा अगर एविडेंस ऐसी आती है तो उसके ऊपर फिर नेचुरली कन्वीनिंग अथॉरिटी नई बनेगी और नई कन्वीनिंग अथॉरिटी कैन कन्वीन अनदर कोर्ट। इस कोर्ट का जो मैंडेट है, आर्मी एक्ट में ये होता है कि जिस कोर्ट को जो मैंडेट दिया जाता है कि ये एक्यूज है और ये चार्जशीट है, इन्होंने इसी को ही ट्रायल करना है। न इस कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि ये कोई रिकमेंडेशन दे दे कि जी फलां को भी शामिल तफ्तीश करें, वो नहीं कह सकते। इनके पास यही चार्जशीट होगी, फैज हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट है, और वही एविडेंस होगी जो समरी ऑफ एविडेंस में इनके खिलाफ पेश की गई है। हाँ, इस दौरान कोई और एविडेंस आ जाती है तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नए को 5 विटनेस हमारे पास आए हैं, उनको हम लाना चाहते हैं, तो सिविल में भी ये अलाउड है और आर्मी में भी अलाउड है। उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन ये कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड। ये कोर्ट जो फैज हमीद के लिए बनी हुई है, ये सिर्फ इट विल प्रोसीड अगेंस्ट फैज हमीद। ना तो रिकमेंडेशन दे सकती है, न ये किसी और को इसके अंदर ला सकती है। हाँ, कोई और एविडेंस आ जाती है और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी के पास वो केस जाता है और जैक डिपार्टमेंट उसके ऊपर एडवाइस दे देता है कि कोई और सिविलियन भी इसके अंदर कनेक्ट हो सकता है, तो उसको अलहदा फिर चार्जशीट दी जाती, उसके लिए फिर अलहदा कोर्ट बनेगी और उसके लिए अलहदा समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होगी। वो एक और प्रोसेस है, इसके साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा से बात करते हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी थी कि ये 15 दिसंबर की जो डेडलाइन है सिविल नाफरमानी की, उससे पहले ही ये काम हो जाएगा। सेनेटर साहब, कर्नल साहब बता रहे हैं कि समरी ऑफ एविडेंस में दर्जन से जायद विटनेसेस सामने आ चुके हैं, कंप्यूटर उनका तहवील में ले लिया, उससे सबूत मिल चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, लेकिन कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं अभी दिया इमरान खान के खिलाफ कि उसके कहने पर मैंने ये किया था। बहुत शुक्रिया महर साहबा। देखिए महर साहबा, इधर जैसे MI होती है मिलिट्री इंटेलिजेंस, वैसे ही ओवरवॉच होता है जो OW कहलाता है, जो फौज के ऊपर होता है, जो मॉनिटर कर रहा होता है। इसी तरह SIB होती है। SIB एक ऐसी ब्रांच है फौज की जो अगर लेफ्टिनेंट जनरल के घर से गुजर ही जाए तो वो परेशान हो जाता है। इतनी तगड़ी और इतनी सॉलिड वो फोर्स होती है। दूसरी चीज़ ये कि मैं कर्नल साहब के तज्जिए पे तो कोई बात नहीं करूँगा, मैं तो अपनी एनालिसिस या अपनी बात के ऊपर बात करूँगा। देखिए, एक तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 70 साल का जो चीज़ थी पाकिस्तान में कि माइट या तगड़ा या पावरफुल आदमी का हिसाब नहीं हो सकता था और गरीब का हो सकता था, वो तो उन्होंने आज बुनियाद डाल दी, दिखा के कि हम अपने इदारे का सबसे तगड़ा आदमी और सबसे ताकतवर इदारे के साथ भी एहतसाब करके दिखाएंगे। तो जब एहतसाब करके दिखाएंगे तो मैंने बहुत पहले आपके भी प्रोग्राम में कहा था कि शवायद तो वो दे चुके हैं, शवायद तो वो दे चुके हैं। अगर आपको नहीं लगता कि ये इसका पॉलिटिकल इसमें रंग नहीं आएगा, अगर जिस तरह हम ये बात कर रहे थे ऐसा कोई बयान आया और एक और कोर्ट के अंदर इमरान खान के थ्रू भी ये लिंक होगा ना, यू ऑल्सो सेड कि अब इमरान खान कैसे बचेगा, सियासी रंग नहीं आएगा? कैसे सियासी रंग आएगा जब आपका फौज का आदमी जब हिरासत के अंदर जबान से नहीं, 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं कि ड्यूरिस में है, हाँ। वो जब एविडेंस देगा, उसका मोबाइल फ़ोन उससे ले लिया गया है, लैपटॉप ले लिया गया है, घर के अंदर जो उसकी स्टडी थी उससे डॉक्यूमेंट निकाल लिए गए हैं, बाकी एविडेंसेस जो उसके पुर्जे थे जो उसके लिए काम करते थे और उनसे सारे एविडेंसेस ले लिए हैं, गवाहियाँ हो गई हैं। फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर शहादतें दे दी, सबूत दे दिए, शवाहिद दे दिए, तो आप समझ सकती हैं कि सारा कुछ दे दिया है नेचुरली। जब तो अब इमरान खान GHQ केस में निचली अदालत या मजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर एक्यूज होगा तो फिर फौज ये कह सकती है कि लेट अस डू अ मिलिट्री ट्रायल और टेक हिम इनटू द मिलिट्री कोर्ट। Could this also, how important is the timing, फैसल वाडा साहब? उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स की रिव्यू सुनी जा रही है, इधर एक प्रेस रिलीज आती है, इंडाइटमेंट कोई नहीं है, चार्जशीट है, जरूरत क्या थी? मैं तो नहीं समझ रही। इज दिस अ मैसेजिंग? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जब फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है, तो ये उन गुनाहों की सज़ा कंप्लीट हो गई है। मजीद गुनाह जो हैं उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नो नो नो, आई एम वेरी क्लियर, ये कन्वेंशनल कोर्ट्स की तरह नहीं है कि जी आज चार्जशीट कर दी है, फिर सबूत होंगे, फिर गवाहियाँ होंगी, फिर बात होगी, उन्होंने सब जमा कर लिए। एब्सोल्युटली इस हिस्से तक, और अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें अरशद शरीफ भी
आप माइनस नहीं करें। apparently he has a right to a fair trial, whatever semblance of a fair trial you can manage. फेयर ट्रायल वो अपनी witnesses नहीं लाएगा, वो अपना वकील करने का काम है, इतना press टाइम release जो में लगा वकील है, करेगा। जो 2 4 6 8 महीने 12 महीने लगे हैं, वो उसी चीज के अंदर लगे हैं ना, तो वो हर चीज को प्रॉपर्ली कंपाइल अगर करेगा। आपकी बेसिकली खबर है, he's a done deal. नॉट ओनली हिम, और उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसका उनको सजा भी होगी। और वो सजा, देखिए जो बगावत की सजा या सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए वो भी शॉकिंग नहीं। और इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ नहीं है आज के दिन भी। और अगर उसमें उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं, तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। ठीक है, देखिए ये मैं बड़े क्लैरिटी से बातें कर रहा हूँ चीज़ें आपके साथ। ठीक है, अब आप ये कह रही हैं, या आप जो तज्जिया आपका है वो ये है कि अगर आपके इदारे का, फ़ौज के इदारे का तगड़ा आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल अगर ट्रायल हो रहा है और उसकी गवाही और शहादतों के बाद, सबूत देने के बाद इमरान खान साहब नहीं ट्रायल होंगे और बेगम साहिबा नहीं ट्रायल होंगे और हवारी तैयार नहीं होंगे और भगौड़े हमाद अजहर टाइप और मुराद सईद टाइप और बहुत सारे दीगर जो मुल्क से भागे हुए, क्यों भागे हुए? अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं खुल रहा? खुलेगा, उसकी भी अंदर भी ट्रायल होगी। हमारा दोस्त था, आपका कॉलीग था, हमारा भी कॉलीग था, लेकिन उस आप बहुत कुछ देखेंगी अभी, इतना कुछ आप देखेंगी कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो आज आया है, इसके बाद मेरे आप जैसे और जितने और सियासतदान जो बारीकी से फौज का काम उतारते रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, तनसीबात पे अमलन कोशिश करते रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अब ना तमड़ी जमड़ी रहेगी ना चमड़ी रहेगी। बहुत सीधी सीधी, बहुत क्लैरिटी अब रखे पाकिस्तान के अंदर। अब वो निज़ाम शुरू हो गए जो खुशाइन है। दुआ करें कि बेगम साहिबा जो काम करने जा रही थी, अब आप डॉट्स कनेक्ट करें जो मैं आपको 2 साल से बोलता आ रहा हूँ। बेगम साहब चाहती हैं कि खुदा न खासा इमरान खान साहब को कुछ हो जाए, क्योंकि जैसी फंदा इमरान खान साहब पे आएगा उन पे भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें वो इन्वॉल्व है और बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान की और फायरिंग हुई थी, मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ। ठीक, वजीराबाद की फायरिंग के अंदर भी 3 नवंबर बहुत सारे मुजरिम हैं जो इमरान खान साहब को भी आज के दिन नहीं पता। कुछ का तो अंदाज़ा है कि उनके अपने थे, लेकिन कुछ का उनको अंदाज़ा नहीं। बहुत कुछ होना है, अब बहुत कुछ होना है, बहुत डेंजर। दुआ करें अल्लाह खैर रखे और अभी भी मिलिटेंट विंग से डिस्कनेक्ट करें। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कहीं ना कहीं कोई किरदार हो सकता है। मैं आपको सारी चीजें तो बहन एक नहीं, आपने ये बात छेड़ दी ना, तो बंदे का दिमाग तो चलता है, यानी कि हू वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम इट। अफरा तफरी फैलती, मार्शल लॉ लगता, निजाम धड़म हो जाता, हू वुड बेनिफिट सर, नॉट बाजवा। देखिए एब्सोल्युटली और स्पॉट ऑन। लेकिन मैं आपको सब चीजें सेकंड फेज में खोलूंगा, थर्ड फेज में खोलूंगा, फोर्थ फेज में खोलूंगा, बहुत कुछ भी बताता रहूंगा 3-3 महीने 6-6 महीने में होता जाएगा। इसी तबाही से मैं रोक रहा था इमरान खान साहब को, इसी तबाही से पार्टी को रोक रहा था। आज भी जो मिलिटेंट विंग के साथ खड़े हैं वो डिस्कनेक्ट हों, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स भी थे, इसको नहीं भूलना चाहिए। एमक्यूएम का भी था, नून का भी था। आज भी तो मुझे लग रहा है गुंजाइश ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आप क्यों अच्छे मुखलिस चेहरे भी है ना, अली मोहम्मद खान जैसा आदमी। सर दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, इसने भी फाई लगना है, उमर कैद होना है और इमरान खान इज नेक्स्ट। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। आप ये धूल क्यों झोंकते हैं कि मिलिटेंट विंग से अलहदा हो जाओ, बीबी को छोड़ दो, तलाक ले लो? नहीं, मेरी बात सुनो, आपको अगर मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं कुछ मासूम लोग जो है उनको बचाना चाहता हूं, तो आप चाहती पूरी पार्टी को ले जाए अंदर, ले जाते। नहीं, मैं नहीं चाहती कुछ, मैं तो सर अब एनालिसिस कर रही हूं। एनालिसिस के अंदर मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी भी चाहता हूं कि जो मुखलिस चेहरे हैं, जो साफ सुथरे चेहरे जो फंस गए हैं, वो डिस्कनेक्ट हो अपने आप को, इससे दूर करें, वरना वो भी 3-13 के अंदर है। बिकॉज़ ये सब कुछ तो नागुज़ीर है जो आप तो अंडरस्टूड है। ये तो आप लोग 2 साल से नहीं मान रहे थे, मैं 2 साल से कह रहा था। अभी जो 14 की सिविल नाफरमानी की कॉल थी, वो मैंने आपको कहा था फैज हमीद की इन्होंने मिस टाइम किया है, 4 और 14 के बीच में मिस्टेक कर गए, मिस इन्फॉर्म्ड थे, गलत एक्शन ले लिया, जल्दी ले लिया, उससे गुब्बारे से हवा निकल गई। मुल्क का नुकसान आप कर देंगे, मुल्क की रेमिटेंसेज रोक देंगे, जो आप अपने घर वालों को भेज रहे हैं कि फैज हमीद के ऊपर प्रेशर आ जाए, उसका केस बच जाए, ताकि अगर उसके वो बच जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा तो दूसरा बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा तो तीसरा बच जाएगा। इट्स ऑल डन नाउ, इट्स द एंड। और अब अगर गंडापुर बदमाशी गुंडागर्दी की सियासत का आएंगे, दैट विल बी अ फाइनल कॉल फ्रॉम दिस साइड, वेरी क्लियर। नहीं, अब कि फिर क्या होगा सर? फिर आप खुद देखेंगी। अभी तो लाशें 12 तक आ गई हैं, फिर क्या होगा? फिर आगे उनको तो लाशें गिराने की आदत है पीटीआई को, और जो लाशें गिरी हैं, 3 गिरी हैं, 6 गिरी हैं, 10 गिरी हैं। इन यू नो हम अपनी तारीख में इतना कुछ दे चुके हैं फैसल भाई। एक ऐसी सूरत हाल, हाउ विल दिस गो डाउन इन हिस्ट्री, जिधर आपका ये बार बार कर्नल साहब ये बात कह रहे थे, बट यू नो देयर इज नॉट अ फ्री, इट्स नॉट अ फ्री मीडिया, इट्स नॉट एन ओपन ट्रायल, इट इज अ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल एट द एंड ऑफ द डे। देयर इज अ गिल्टी, देयर इज अ नॉट गिल्टी, बहुत सी चीज़ें पब्लिक नहीं होंगी। फौजी अफसर आपका बैठ रहा है जज बन के, यू नो हाउ मच डेप्थ विल ही हैव ऑफ द लॉ फॉर इंस्टेंस। आई मीन एक सिचुएशन, एक माहौल है कल को, एंड टेबल्स टर्न हियर वेरी क्विकली। इज देयर एनीबडी थिंकिंग ऑफ दैट सिनेरियो? एंड गॉड फॉरबिड खाक में बदन उम्र कैद हो जाए, फाई लगा दें सर,
लोगों का गम और गुस्सा कंट्रोल होगा? एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है ना। फैज हमीद पॉलिटिकल फिगर तो नहीं था, वो तो एक आप तो मोरा था। खान तक की बात कर रहे हैं ना, फैज के पीछे किसने मैं निकलना है? मैं बार बार आपको कह रहा था, 2 साल से कह रहा था, किबला सीधा करें, पीछे। अच्छा, कन्विक्शन कब हो रही है फैज हमीद की? जब आपको ये नजर आ रहा है तो उसी स्पीड से वो भी हो जाएगी। नहीं, किस स्पीड से ना, मुझे यू आर ऑलवेज डॉट ऑन। देखिए, लेट समथिंग बी अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड ऑन दिस टेबल। देखिए 45 इयर्स के बाद आपने भुट्टो साहब का ये बताया है कि उनसे गलत फांसी उनको दी गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 45 साल नहीं। अच्छा, उसका हवाला भी आज इमरान खान ने अपने बयान में दिया। उन्होंने कहा है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना जुल्फिकार अली भुट्टो का, लेकिन कंडीशंस में कहते हैं वो आज यही कंडीशंस है जो मेरे साथ हो रहा है, वही एलिमेंट्स हैं जो मेरे साथ ये कर रहा है। भाई उनको जब समझा रहा था, जब 2022 तो गलत करार दे दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब कल की कोई, सर मैं यही कह रही हूँ, मुस्तकबिल की कोई सुप्रीम कोर्ट इस सब को, आज जो सब कुछ हो रहा है, अगर गलत करार देगी सो क्या हुआ? 0/0, 0, बिग अंडा। वेयर आर वी गोइंग? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप कानून बदलने की बात करेंगे, जहां ये कानून बदले गए वहां और कानून बदल दिए जाएंगे, लेकिन अब एहतसाब होगा, इसके अंदर बड़ा क्लैरिटी रखें आप। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेयर एंड ब्लंट एंड फ्रैंक, इसमें क्लैरिटी। मैं तो प्रोसेस के हवाले से बात कर रही हूँ ना, उसका नतीजा क्या निकले, मैं तो उस हवाले से बात कर रही हूँ। देखिए मिलिट्री का जो ट्रायल है उसमें 70 साल में बहुत सारे लोग ट्रायल हुए होंगे, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं कहीं सुना कि किसी किताब में लिखा हो गया कोई गलत आदमी को, फौजी को फांसी दे दी। वो बड़े पर्टिकुलर है अपने लोगों के मामले में, एक एक इंच बाय इंच चीजें कंपाइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये आपने ये भी बात की अपने लोगों के बारे में पर्टिकुलर है, उससे पहले एसआई का हवाला दिया कि किसी के घर के बाहर से गुजर जाए जनरल कांप जाते हैं। तो सर ये कहाँ थी आईबी, एसआई, ये सारी 9 मई से पहले भी तो एक सिलसिला है सर। पेशावर के अंदर आपकी 25 मई को पेशावर से मार्च हुई, इस्लामाबाद तक नारे लगाए गए, जीएचक्यू के बाहर खड़े होकर बाजवा साहब के खिलाफ गंदे नारे लगाए गए। उसके बाद 3 नवंबर को वजीराबाद में अटैक हुआ, उसके बाद पेशावर कैंटोनमेंट के ऊपर जलाओ घेराव हुआ, अगर आपको याद है सारा कुछ। वेयर वाज ऑल दिस इंटेलिजेंस? मैं आपको बताता हूं। डिड दे नॉट नो लीडिंग अप टू 9th मई? वर दे नॉट आपको याद रखना चाहिए कि पहला धरना कोर कमांडर पेशावर के वहां, और इत्तफाकन जी फैज हमीद साहब कोर कमांडर थे। यहाँ से आप कड़ी को मिलाना शुरू करें। हम भूल जाते हैं, हमारी मेमोरीज वीक है, हम आर्काइव से चीज़ें नहीं निकालते, लेकिन पहला इंसिडेंट किसी और कोर में नहीं हुआ, पेशावर में हुआ। घर का भेदी घर के अंदर था, वो मोरा था इस्तेमाल होने के लिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी, अपने बाप की जागीर बन जाएगी। लेकिन इस पूरी प्लानिंग के अंदर अगर मैं सबको ले रहा हूँ तो मैं बेगम साहिबा का रोल नहीं करूँगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो जो फायरिंग इमरान खान पे हुई, वो जिस वक्त जिस फेज़ में खुलेगी उस दिन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मेरी बात पे आप यकीन करेंगे, अल्लाह करे उस वक्त बहुत चीज़ों पे देर ना हो गई। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो आज भी चाहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अगर खुदा न खासा मैं फॉर डिबेट से बात करूँ, अगर फांसी की सज़ा है तो वो किसी तरह उम्र कैद में चली जाए, जानों का खेल ना हो। क्योंकि बेगम साहिबा ने तो ठान ली है और गंडापुर ऐसे हवारियों ने ठान ली है कि इमरान खान साहब के साथ करना है, वरना उनके गले में आएगा ये फंदा, आना है। तो अब तो तोते की जान मुराद सईद में अरशद शरीफ केस में फंसी हुई है। अमाद अजहर क्यों भागा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। 2025 में कन्विक्शन सामने आते देख रहे हैं? जी बिल्कुल, नॉट दिस ईयर, दिसंबर तो अब बिल्कुल अर्लियर ऑन इन 2025। देखिए जी, वक्त के साथ साथ आपको बताता रहूँगा और टाइम से पहले ही बताऊँगा, ठीक है जी। उनकी मिस रीडिंग हो सकती है, मेरी नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी, वाजे रहे। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। ISPR ने तब बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं कि जिस पर उन्हें तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है, और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम पहली बार 27 नवंबर 2017 में उस वक्त सामने आया जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों ने फैजाबाद इंटरचेंज पर तकरीबन 22 दिन तक धरना दिया और इस्लामाबाद का रावलपिंडी से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, इस दौरान पुलिस की तरफ से ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात में जिस शख्स ने बतौर जामिन इस मुआहदे पर दस्तखत किए वो उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद थे और मुआहदे पर उनके नाम के साथ बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद ही लिखा गया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त
कि मुआहिदा हो रहा था, ऐन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस धरने के खात्मे के लिए एक केस की समाअत कर रहे थे और 27 नवंबर को यानी मुआहिदे के दिन दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फौज कौन होती है सालिसी का किरदार अदा करने वाली? क्या फौज अक़वाम मुत्तहिदा है जो सालिसी करवा रही है? जस्टिस सिद्दीकी ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कानून में एक मेजर जनरल को सालिस बनाने का इख्तियार कहां दिया गया है? जिस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उसे सालिस बना दिया गया। इसी केस की समाअत के आखिर में जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि इन रिमार्क्स के बाद शायद मैं भी लापता अफराद में शामिल हो जाऊंगा या मारा जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी तो खैरियत से हैं। अलबत्ता आज जिनका कोर्ट मार्शल होता वो देखना चाह रहे थे, वो कोर्ट मार्शल जरूर हो रहा है। तब इस तकरीर के बाद उन्हें कहा तो कुछ नहीं गया, लेकिन उन पर दबाव का आगाज शुरू हो गया कि जिसका इजहार जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए किया और यह कहा कि खुफिया अदारे के एहलकारों ने हमारे चीफ जस्टिस तक रसाई हासिल करके यह कहा है कि हमने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इंतखाबात तक बाहर नहीं आने देना। इस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया और फिर उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ISI के मेजर जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे से मुलाकातों का अहवाल भी लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि मेजर जनरल फैज हमीद 2 बार उनके घर आए और दोनों बार इस्लामाबाद इंतजामिया की सरकारी गाड़ी पर आए। जनरल फैज हमीद पहली बार ISI सदर दफ्तर आबपारा की सड़क खोलने के फैसले को वापस लेने का कहने के लिए आए, जबकि दूसरी मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जेर समाअत अपीलों पर भी बात की। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक मैंने जनरल फैज के पूछने पर जवाब दिया कि अपीलें आईन और कानून के मुताबिक सुनकर फैसला किया जाएगा, जिस पर जनरल फैज हमीद का यह कहना था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सिद्दीकी की दरख्वास्त में यह भी लिखा गया है कि जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ की जमानत आम इंतखाबात से कबल नहीं होनी चाहिए और फिर ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज दोनों उस वक्त तक कैद रहे कि जब तक 2018 के इलेक्शंस नहीं हो गए। कहा जाता है कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने तो अगर फौज में कोई सबसे ज्यादा उनके करीब था तो वो कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल फैज हमीद थे, जो उस वक्त ISI में DGC थे। अमली तौर पर इमरान खान का दायां हाथ। मेजर जनरल फैज हमीद के नाम की बाज़गश्त दूसरी बार 1 अगस्त 2019 को उस वक्त सुनी गई जब जनरल फैज हमीद बतौर DG ISI का चार्ज संभाल चुके थे और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी। सादिक संजानी के मुकाबले पर हासिल बिजिंजो अपोजिशन के उम्मीदवार थे। सेशन से कबल अपोजिशन मेंबरान की गिनती की गई और चूंकि अपोजिशन उस वक्त सेनेट में अक्सरियत रखती थी तो हासिल बिजिंजो और अपोजिशन इत्तेहाद पुरुम्मीद थे। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि सादिक संजानी को ओहदे से हटा दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सादिक संजानी जीत गए और हासिल बिजिंजो हार गए। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बंदे तो पूरे थे, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने सादिक संजानी को वोट डाल दिया, हासिल बिजिंजो ने बहुत एक जुमला बोला विच कैन बी कॉल्ड हिस्टोरिक। क्या था, मुलाहिजा कीजिए। ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद दूसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक खुद नोटिस केस का फैसला जारी करते हुए उन फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अदालत ने आईन पाकिस्तान का हवाला देते हुए लिखा कि आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों बशमूल किसी सियासी जमात, धड़े या फर्द की हमायत से रोकता है। आर्मी चीफ, बहरी या फजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया जाता है कि वो फौज के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत की। तमाम खुफिया इदारों बशमूल ISI, IB और MI और पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस भी फैजाबाद धरने के तनाजुर में देखा जाता है, जिसका इजहार मौजूदा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस के दौरान भी किया। हुआ कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की मंजूरी से काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के असासजात पर सवाल उठाया गया। इस रेफरेंस को 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियत राय से कलअदम करार दे दिया, मगर इस रेफरेंस के दायर करने में भी जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस रेफरेंस को दायर करना एक गलती समझते हैं। जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस रेफरेंस को दायर करना एक गलती समझते हैं और आज ये मौकफ रखते हैं कि ये रेफरेंस
ऊपर से आया था। नाज़रीन, तीसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम नवाज शरीफ ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला जलसे से खिताब करते हुए उस वक्त लिया कि जब वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि जनरल कमर बाजवा, ये सौगात आपकी ही दी हुई हैं, आप ही इस परेशानी का मौजब हैं। जबकि फैज हमीद के बारे में कहा कि ये सब कुछ जनरल फैज हमीद के हाथों से हुआ, उनको भी जवाब देना होगा। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। अक्टूबर 2020 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम दबे लफ्जों में इस्लामाबाद के सर्कल्स में ज़बान ज़द आम रहा। लेकिन फिर जनरल फैज हमीद इंटरनेशनल खबरों का महवर उस वक्त बने जब अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे थे और जनरल फैज हमीद बतौर DGISI काबुल में चाय का कप हाथ में पकड़े सहाफियों को जवाब दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। Your best I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की कैलकुलेशन गलत हो गई और इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। चूंकि तहरीक इंसाफ के क्लोज सर्कल्स में ये बात शुरू हो गई कि जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज हमीद फौज के सरबराह होंगे और ये सेटअप 2028 तक चलेगा। अपोजिशन ने खतरे को भांपते हुए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर लिया। यहां से खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाता है और इस खेल के 4 किरदार होते हैं। पहला अपोजिशन, दूसरा जनरल फैज हमीद, तीसरा जनरल कमर जावेद बाजवा, चौथा इमरान खान। इमरान खान की बतौर वजीर आजम कोशिश होती है कि जनरल फैज हमीद को बतौर DGISI तैनात रखा जाए ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। खेल के दूसरे किरदार अपोजिशन का मानना था कि इससे पहले कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बने और कंपनी 2028 तक चलती रहे, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और इसे कामयाब करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाए। और फिर अपोजिशन ने ऐसा ही किया। मुस्लिम लीग नवाज ने फौजी क़यादत से खुफिया राब्ते शुरू कर दिए और अदम एतमाद का कार्ड खेलने की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। कहानी के तीसरे किरदार जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना है तो उन्हें किसी कोर की कमान करनी होगी। इस वजह से उन्हें DG के ओहदे से हटाया जाना लाजमी है। इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे। खेल के अहम तरीन और चौथे किरदार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद खामोश रहे क्योंकि उनके बिहाफ पर इमरान खान जंग लड़ते रहे और फिर ये जंग जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान बदएतमादी की वजह बन गई। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान तसल बाकायदा तौर पर अरूज पर पहुंच गई और बात इस हद तक बिगड़ गई कि जनरल बाजवा ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इन्हीं हालात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया। ये वही वक्त था कि जब वजीर आजम इमरान खान TTP से मुज़ाकरात कर रहे थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऐसे हालात में DGISI को तब्दील नहीं किया जा सकता। मगर फिर ये इंकशाफ भी सामने आया कि मुज़ाकरात में एक नुक्ता सैकड़ों TTP दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस आबादकारी की इजाजत भी देना था कि जिस पर आगे चलकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असेंबली इजलास में तकरीर करते हुए शदीद तनकीद की। यहाँ इस हाउस में इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए, हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन हो और बस जाएंगे और हमारी बातचीत हमारा सारा जो उनके साथ हो। क्या नतीजा निकला है तो पूछने वाला है उनको। 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी है और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। लेकिन क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको ला के बसाया, किन लोगों ने इनसे कमिटमेंट ली और किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़ के कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बकौल वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उन्हें धमकियां भी दी गई। फास्ट फॉरवर्ड नवंबर 2022 इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और उन्होंने नाम लिए बगैर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। और ये वही वक्त था कि जब सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जनरल फैज हमीद अब खुड्डे लाइन लग चुका है। किसने बनाई है? फैज हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। लेकिन फिर हालात ने एक बार फिर उस वक्त करवट ली। जनरल फैज हमीद का नाम मीडिया और तज्जियों की जीनत उस वक्त बना कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने लगी। अपोजिशन ने कैंपेन शुरू कर दी कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं और ऐसा करने के बाद वो अपोजिशन को बिल्कुल क्रश कर देंगे। इमरान खान चाहते थे या नहीं, मगर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कायदीन जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनते देखना चाहते थे। इमरान खान इस हद तक चले गए कि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल कमर को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर देता हूं और सियासी तज्जियाकारों का यह मानना था कि वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर किसी सूरत चीफ अवामी स्टाफ ना बन सकें।
क्योंकि उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत दिखाए थे और उन्हें ओहदे से हटाने की इमरान खान की इतनी जिद थी कि जनरल आसिम मुनीर को छुट्टी वाले दिन यानी इतवार के दिन ट्रांसफर कर दिया गया। वो खान साहब थे उस वक्त के DG ISI लगे थे, उसके बाद मेरे ख्याल में उनको यही था कि मैं जो चाहूंगा उनसे वो करवाऊंगा। जनरल साहब शायद और मजाज के थे, उन्होंने वो काम नहीं किया जो उससे पहले जनरल फैज कर रहे थे। उस वक्त जो इंटरेस्ट था वो खान साहब का ये था, जब उनको बताया गया और उस वक्त के जो आज के आर्मी चीफ हैं उन्होंने जब उनको ये बताया तो मेरे ख्याल में खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको जनरल फैज की तरह का कोई शख्स समझ रहे थे। और जब उन्होंने उनको जाके बताया कि जी आपके घर में वो माल भी मौजूद है जो कि रिश्वत के तौर पे लिया गया है और रिश्वत भी आपके घर में मौजूद है, तो वो खान साहब के लिए शायद बहुत ज्यादा था एब्जॉर्ब करना। तो उन्होंने उनको कहा कि आप यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर माई कंट्री। ये संडे की बात है, तो मेरे ख्याल में और कहीं नहीं हुई, संडे को उनके घर पे ही हुई। संडे को ही फारिग करवा दिया जी, संडे को ही वो फारिग हो गए थे। जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल फैज हमीद ने DG ISI का ओहदा संभाल लिया और यहां से उस दोस्ती का आगाज हुआ कि जो तारीख का हिस्सा है। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही जनरल फैज हमीद ने ओहदे से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। हालात खामोशी से चल रहे थे, मगर फिर 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिए। फौजी तनसीबात समेत दीगर इमारतों में तोड़फोड़ की गई, हसास इमारतों के सामने एहतजाज किया गया और ऐसा ही एक एहतजाज GHQ के सामने और कोर कमांडर हाउस लाहौर में भी हुआ। और मौजूदा वजीर दिफा का यह मानना है कि इन सब के पीछे जनरल फैज हमीद ही थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मुकम्मल सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मीडिया पर कभी कभार उनका नाम लेकर तंकीद हो जाती थी, मगर कोई केस सामने नहीं आया। मगर फिर 8 नवंबर 2023 को सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मोईज अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि जिसमें उन्होंने बराह रास्त जनरल फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए अपनी दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना मुकदमे की आड़ में टॉप सिटी के दफ्तर और मोईज अहमद खान के घर पर छापा मारा। इस छापे के दौरान उनके घर से सोना, हीरे, नकदी और मुतअद्दिद कीमती अशिया कब्जे में ले ली गई। मोईज अहमद खान ने दरख्वास्त में मजीद ये कहा कि इस वाक्य के बाद फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालसी की और मसला हल करने की कोशिश की। मोईज अहमद खान की बरियत के बाद फैज हमीद ने मोईज खान के एक रिश्तेदार के जरिए उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए भी राब्ता किया और इस मुलाकात के दौरान फैज हमीद ने छापे के दौरान छीने गए 400 तोला सोने और नकदी के सिवा बाकी सब चीजें वापस करने की पेशकश की। सुप्रीम कोर्ट में कंवर मोईज अहमद खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 9 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए दरख्वास्त गुजार को साबिक DG ISI और उनके मुआवनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने यह भी निशानदेही की कि दरख्वास्त गुजार बदनीयती पर मबनी मुकदमा चलाने पर जनरल फैज हमीद और दीगर रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ सिविल या फौजदारी अदालत में केस दायर कर सकता है। इस हुक्म के बाद पाकिस्तान आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथी जज पर मुश्तमिल बेंच की हदायत पर मनोअन अमल करते हुए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह कमेटी की सरबराही में यह इंक्वायरी 17 अप्रैल 2024 को तश्कील दे दी ताकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ दावों की तहकीकात की जा सके। इस कमेटी ने फौज की सीनियर तरीन रिटायर्ड अफसर के टॉप सिटी केस में मुलव्वस होने की गैर जानिबदाराना और पेशावराना इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी और उनके बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद उनके सबसे बड़े हमायती इमरान खान की तरफ से मुतजाद बयानात सामने आते रहे। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान का पहली बार मौक़िफ़ 15 अगस्त 2024 को सामने आया कि जिसमें इमरान खान ने कहा कि फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, उनसे तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या, सबका एहतसाब करें। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर 9 में फैज हमीद ने करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन फिर यह भी कहा
कि मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया जाएगा और उनसे मेरे खिलाफ बयान दिलवाया जाएगा और मेरे केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। और फिर इमरान खान ने 21 अगस्त 2024 को यानी कि 4 माह कबल जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हुए कहा कि इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज करने की इजाजत भी दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क को फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इससे रजीम चेंज 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। जनरल फैज़ हमीद के सियासी और रसूख का अंदाजा साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के इस बयान से भी बखूबी लगाया जा सकता है। तो उन्होंने जो असर किया है वो क्या था? वैसे कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? असल में इनको ना सीखने और ना तजर्बा की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी, तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। वक्फे के बाद बताएंगे इमरान खान खुद भी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए ऑपोजिशन और अपने पार्टी एहलकारों को किस तरह मैनेज करवाते थे। स्टे विद अस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में 79 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवा दिए हैं। इमरान खान की 9 में वाक़यात की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त भी आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है और आईनी बेंच ने ही सिविलियन ट्रायल केस में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। कानूनी महाज पर मुश्किलात में घिरे साबिक वज़ीर आज़म के 190 मिलियन पाउंड केस में जमा कराए गए जवाबात इस केस की सिमत का तयन करेंगे। इमरान खान की तरफ से 342 के तहत दिए गए बयान में यह कहा गया है कि मेरी मकबूलियत खौफ की वजह है। मैंने निज़ाम की तब्दीली के लिए सड़कों पर मुल्क गिर पुरअमन तहरीक शुरू की तो मुझ पर मेरे खानदान, रिश्तेदारों और मेरे पार्टी कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए गए और नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों के जरिए फैशिज्म के दौर का आगाज हुआ। इमरान खान ने अपने जवाब में दावा किया है कि 10 अप्रैल 2022 को हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी साजिश के नतीजे में आला अदालतों के जजों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस हुक्काम, जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ मिलाया और लंदन प्लान की तकमील के लिए पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के बहर खिलाफ काम शुरू कर दिया और मेरे और खानदान के अफराद को महज दबाव डालने और सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सजाएं सुनाई गई। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।